वोट बैंक होने को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है, जिसकी शुरुआत हुई है ओवैसी के बयान से। एम यानी मुस्लिम समीकरण को फैक्टर, इसका असर साफ बिहार चुनाव में भी देखा जा सकता है और सियासी दल इसे भुनाने की लगातार कोशिश करते हैं। बीते 4 दिनों में 2 बड़े मुसलमान नेताओं के 2 बयानों से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत में एम यानी मुसलमानों का सेंटिमेंट बदलने लगा है। बिहार में चुनाव है, सभी दल पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं। अपने अपने वोट बैंक को इंटैक्ट रखने के लिए हर सियासी चाल चली जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी जाति फैक्टर हावी है। 2020 की तरह इस बार भी ओवैसी मैदान में हैं, लेकिन बीते 4 दिनों में 2 बड़े मुस्लिम नेताओं ने नई बहस छेड़ दी है। पहला ओवैसी जो कह रहे हैं मुस्लिम को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, और दूसरा समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जो कह रहे हैं नेता टोपी सिर्फ जेब में रखते हैं। दरअसल बिहार चुनाव में ओवैसी के उतरने से महागठबंधन को सीमांचल में नुकसान झेलना पड़ा था। इस बार ओवैसी ने अपना दायरा बढ़ा किया है। सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल में उम्मीदवार उतारे हैं। टारगेट 2 है, पहला पार्टी का दायरा बढ़ाना और दूसरा अधिक से अधिक मुसलमानों का समर्थन। बिहार चुनाव में पूरी ताकत झोंकने वाले ओवैसी के निशाने पर कांग्रेस और आरजेडी है। दरअसल महागठबंधन ने सीएम पद के लिए तेजस्वी तो डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया है, और इसी को लेकर ओवैसी महागठबंधन पर हमलावर है। मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, मुख्यमंत्री होगा। डिप्टी सीएम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं डिप्टी सीएम का। बताइए, अगर मुझे ओहदा मिलेगा तो लॉलीपॉप होगा, मुझे ओहदा चाहिए सीएम का, तो उसमें कुछ कर पाएंगे। डिप्टी सीएम क्या करेगा? कुछ नहीं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं जिक्र। कौन बनाएगा? जनता बनाएगी, अल्लाह बनाएगा, इंशाल्लाह जनता के जरिए बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि मुसलमान एकमुश्त होकर बिहार में तेजस्वी यादव और यूपी में अखिलेश यादव का साथ देते आए हैं, और भागीदारी कम मिलने पर ओवैसी इसी वजह से तेजस्वी पर निशाना साधते हैं। और अब उत्तर प्रदेश से भी मुसलमानों के सियासी इस्तेमाल की आवाजें उठने लगी हैं। हैरानी की बात यह है कि ये आवाज वही दल उठा रहे हैं जो दशकों से मुसलमानों के वोट बैंक की मदद से अपना सियासी सिक्का चला रहे हैं। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। अक़लियत और बिलखुसूस मुसलमानों की नुमाइंदगी वही होना चाहिए जो मुसलमानों के नुमाइंदे हों। महज टोपी ओढ़कर बैठ जाने से कोई मुसलमानों का नुमाइंदा नहीं हो जाता। बिहार की बात करें तो ओवैसी की नजर केवल विधानसभा सीटों पर नहीं, बल्कि ओवैसी अधिक से अधिक मुसलमानों का वोट बैंक अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में AIMIM बड़े प्लेयर के रूप में उभर कर सामने आए। इसलिए ओवैसी ने सीमांचल के साथ साथ मिथिलांचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। पहला दरभंगा शहर, जहां 23.3% मुस्लिम आबादी है, जाले जहां 29%, केवटी में 30.9%, विस्फी में 31% मुस्लिम आबादी है। ओवैसी के उम्मीदवार किसे नुकसान पहुंचाएंगे, इसके लिए 14 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। लेकिन ओवैसी मुसलमानों की उम्मीदवारी को लेकर लगातार महागठबंधन पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ही अब महागठबंधन का चेहरा है। तेजस्वी यादव जिस समुदाय से आते हैं जिसकी आबादी 14% है, सहनी मल्लाह समाज से आते हैं जिसकी आबादी 3% है, और भागीदारी हिस्सेदारी को लेकर ओवैसी महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। ओवैसी न सिर्फ चेहरे को लेकर बल्कि टिकट बंटवारे में मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगा रही है। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। देश की सियासत हो या इन राज्यों की एम फैक्टर, इन्हीं आंकड़ों की वजह से भारत की सियासत में हमेशा से हावी रहा है। इस बार के चुनाव में मुसलमानों को मिले टिकट को लेकर भी नई बहस छिड़ गई है, क्योंकि बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। कांग्रेस ने 10, AIMIM ने 23, तो जेडीयू ने महज 4 उम्मीदवारों पर दांव खेला है। सीएम, डिप्टी सीएम फेस और मुसलमानों को मिली हिस्सेदारी को लेकर ओवैसी हमलावर हैं। ओवैसी के निशाने पर एनडीए नहीं बल्कि महागठबंधन भी है,
क्योंकि बिहार में मुसलमान एनडीए को नहीं बल्कि महागठबंधन के पक्ष में जमकर वोटिंग करता है। जेडीयू इस बार बीजेपी के साथ मैदान में है। सियासी गणित बताता है कि इस बार जेडीयू को मुसलमान वोट का फायदा नहीं मिलने वाला। शायद इसलिए नीतीश की पार्टी ने मुसलमानों से इस बार दूरी बना ली है। 2015 चुनाव की बात करें तो 80% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया था। 8% मुसलमानों ने एनडीए को, जबकि एआईएमआईएम 2015 में चुनावी मैदान में नहीं थी। साल 2020 की बात करें तो 76% मुसलमानों ने महागठबंधन को, 12% मुसलमानों ने एनडीए को और 11% मुसलमानों ने एआईएमआईएम का साथ दिया था। इस बात में कोई दो राय नहीं कि बिहार में मुसलमान हार और जीत में निर्णायक भूमिका निभाता है। बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% है। 47 सीटों पर मुसलमान निर्णायक भूमिका में है। 11 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 40% से अधिक है। 7 सीटों पर मुसलमान आबादी 30% से अधिक है और 29 सीटों पर ये आंकड़े 20% से अधिक हैं। मुसलमानों के वोट बैंक पर सभी सियासी दलों की नजर है। बीजेपी को जहां ध्रुवीकरण का फायदा मिलता रहा है तो वहीं आरजेडी का काम मुसलमानों के बिना नहीं चलने वाला। शायद यही वजह है कि महागठबंधन की तरफ से एक और डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई। हिंदुस्तान की सियासत में दोनों ही धड़े एक दूसरे पर मुसलमानों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हैं। एक पक्ष का आरोप है कि बीजेपी ध्रुवीकरण के जरिए हिंदू वोट बैंक को एकजुट करती है ताकि जाति के तिलिस्म को तोड़ा जा सके। वहीं बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दल मुसलमानों का तुष्टीकरण कर उनका इस्तेमाल अपने सियासी फायदे के लिए करते हैं। बिहार चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में 1 हफ्ते से भी कम का समय है। पहले चरण में ही मुसलमान बहुल इलाके जैसे सीमांचल में वोटिंग होगी, तो वहीं 2026 में बंगाल और 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। ऐसे में सवाल है कि क्या मुसलमान अपने वोट करने के तरीके या पसंद में कोई बदलाव करेगा, और अगर हाँ तो कम से कम 3 राज्यों में इसका क्या और कितना असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार के चुनावी समर में ओवैसी भी कूद पड़े हैं। मुस्लिम बाहुल सीटों पर ओवैसी ने अपने प्रत्याशी उतारकर सियासी माहौल गरमा दिया है। बिहार में ओवैसी का अगला कदम क्या होगा? मुस्लिम लीडरशिप पर ओवैसी ने क्या कहा है? राहुल तेजस्वी पर ओवैसी कितने हमलावर हैं? दिखाते हैं आपको असदुद्दीन ओवैसी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, सीमांचल में आप घूम रहे हैं, लेकिन जहां भी जा रहे हैं एक बात जरूर कह रहे हैं कि मल्ला का बेटा डिप्टी सीएम, मोहम्मद का बेटा डिप्टी सीएम क्यों नहीं, डिप्टी सीएम नहीं, मुख्यमंत्री होगा। डिप्टी सीएम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है? उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ है ही नहीं डिप्टी सीएम का। बताइए, अगर मुझे ओहदा मिलेगा तो लॉलीपॉप होगा, मुझे ओहदा चाहिए सीएम का, तो उसमें कुछ कर पाएंगे। डिप्टी सीएम क्या करेगा? कुछ नहीं, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं जिक्र। कौन बनाएगा? जनता बनाएगी, अल्लाह बनाएगा, इंशाल्लाह जनता के जरिए बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? इतना तकलीफ क्यों हो रहा है पेट में किसी को? अरे भाई, हासिल करना है, कोशिश करना है, करेंगे। मल्ला का बेटा बार बार कह रहे हैं कि 3% और 17%। मैं उनको मुबारकबाद दिया हूँ उनकी यूनिटी को कि 3% हैं, फिर भी उनका लीडर नॉमिनेशन प्रोसेस शुरू होने से पहले कह रहा है बात। तो हम ये कह रहे हैं कि जब वो ये कह सकते हैं तो हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे। तेजस्वी यादव पर बार बार आप कह रहे हैं कि उन्होंने ठगा है, मुसलमानों का इस्तेमाल किया है आरजेडी कांग्रेस। एक बात सुनिए, वो 1.5 साल 1.25 साल के लिए डिप्टी सीएम थे। हमने अभी अपनी भाषण में, आप सुना है नहीं मालूम, 28 सितंबर 2022 को वो उप मुख्यमंत्री हैं। 8 साल का एक बच्चा सीवान का 2 दिन पुलिस स्टेशन में रहता है। दादा 70 साल की जेल चले गए। 2 दिन उसकी माँ पुलिस स्टेशन सामने खड़ी हुई है। जुवेनाइल जस्टिस आ गया भाड़ में। हाँ, 5 दिन अडल्ट की जेल में रहता है। आप उप मुख्यमंत्री थे ना? अरे तुम उप मुख्यमंत्री रह के 8 साल के बच्चे को निकाल नहीं सके तुम, और बेल पे निकला वो। क्या बात कर रहे हैं? 15 साल सत्ता में आपके परिवार रहे, आप उप मुख्यमंत्री रह गए 2 मरतबा। क्या किया आपने? बताइए। आप कुछ तो करे होंगे ना, बताइए ना। आप दावा करते नौकरी का, वो डेटा एक्सपर्ट्स भी उसको नकार चुके हैं। अब आप बोलते हैं कि वक्फ एक्ट को हम कचरे के डब्बे में डाल देंगे। आप मुख्यमंत्री बनने का जब ख्वाब देख रहे हैं तो पढ़ लिया करिए कानून। एक काम तेजस्वी को हम बोल रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। बोध गया है, वो स्टेट लेजिस्लेशन से बना, स्टेट का कानून से। आप ये बोल दीजिए पूरे बिहार के दुनिया के बोधों को
कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो ऐसा कानून बनाएंगे कि बोध गया के मेंबर सिर्फ बौद्ध होगा, बुद्धिस्ट होगा। बनाइए, बोलिए। जो कानून वफ का, हम उसका एड़ी चोड़ी से उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। हमने फाड़ दिया उस कानून को पार्लियामेंट में। 128 पेज का हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया 45 अमेंडमेंट्स के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में मैं पार्टी हूँ। वो कह रहे हैं कि कैसा क्या आवाज उठा रहे? हम केस लड़ रहे हैं, हमारे नाम से केस है। जस्टिस संजीव खन्ना सीजीआई जब थे तो मेरे नाम से स्टे आया था, पहले इनके नाम से आया था। इनको ये तक पता नहीं है कि दिल्ली का कानून और बिहार के कानून में फर्क क्या है। विधानसभा चुनाव में वक्फ मुद्दा है क्या? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आप जब ऐसा कानून मोदी ने बनाया कि मस्जिद, दरगाह, खानका को ले लेंगे, बड़ा मुद्दा है वो। एक आंकड़ा आप गिना रहे थे, अभी भाषण में सुन रहा था, वो आंकड़ा आप बता रहे थे कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। 1960 से जितने विधानसभा के चुनाव हुए 2020 तक 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान में कितने एमएलए बने? 8%। अब ये लोग सब बोलते हो वैसी ऐसा। अबे तुमने क्या किया? तुम्हारा ये काम गांधीयन है ये। 1960 से यानी सबका राज था, सबका राज था, सबका राज था। जंगल राज बिहार में 2 हैं, एक बिहार में लालू परिवार का जंगल राज, एक नीतीश कुमार मोदी का जंगल राज। इसीलिए आप देख रहे हैं इतने कत्ल हो रहे हैं। आपने लेकिन गठबंधन को लेकर दुहाई दी थी, चिट्ठी भी लिखी थी, खत भी लिखा था लालू जी को। उस समय अगर गठबंधन होता तो आप तेजस्वी को आज नेता मान लेते। अब देखिए ना, जो नहीं होता है होता था, नहीं होता था। अगर आप अमेरिका के चैनल में होते तो ये तो क्या गठबंधन क्यों नहीं हुआ? क्या उन्होंने आपको तरजीह नहीं दी? अब छोड़ दीजिए, नहीं दी तो जनता नहीं देगी उनको। पोस्ट पोल अलायंस के कोई गुंजाइश? अरे भाई देखिए, पहले अभी 11 तारीख 5 बजे तक तौसीफ आलम साहब को, अख्तर आलम साहब को, सीमांचल की जनता को, अब्दुल रहमान साहब जो शेरशाहवादी के नेता हैं, हम सबको कोशिश करना है हमारे कैंडिडेट को जिताए, समझे ना। अब 14 तक नतीजा आएगा जब आप पकड़ लीजिए हमको। अभी सिद्दीकी साहब से मेरी बात हो रही थी, सिद्दीकी साहब को मैंने पूछा हिस्सेदारी पर, उन्होंने कहा कि हिस्सेदारी सरकार में ही नहीं, हम ट्रांसफर पोस्टिंग में देखेंगे, अधिकारियों की पोस्टिंग में देखेंगे। मुसलमानों एक बात सुनिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब का स्टेटमेंट निकालिए, आप चलाइए उनके बोलने के साथ। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि भारत को वापस मत आओ, समझे ना। हर हम क्या बोल रहे हैं? हम सीमांचल में इंसाफ की बात कर रहे हैं। अब्दुल बारी साहब पिछला चुनाव किससे हारे मालूम आपको? जेडीयू कैंडिडेट, वो कौन था? यादव था। देख लीजिए, पूछ लीजिए उनसे आप, ओवैसी ने ऐसा कहा था। आप ही से इंसाफ नहीं हो रहा, आप दूसरों से क्या कर पाएंगे? चलिए, यादवों को बढ़ाया गया और मुस्लिमों को पूछिए। चलिए चलिए, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब बस भाई प्लीज प्लीज। पप्पू यादव कहते हैं कि हैदराबाद बाहरी का आरोप लगता है, बाहरी का। ये फ्यूडल माइंडसेट है, जागीरदारी माइंडसेट है ये असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से सांसद, सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, किशनगंज।